हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का जो टॉपिक है वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दायतलॉव पास के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं आज आपको दायतलॉव पास की पूरी कहानी सुनाने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दायतलॉव पास की घटना, या फिर हम कहें द दायतलॉव ग्रुप डेथ, एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटना थी जिसके ऊपर से आज तक पर्दा नहीं हट पाया है। ये घटना जुड़ी हुई है 9 रशियन पर्वतारोहियों से, जो सब 1 से 2 फरवरी 1959 के बीच उत्तरी यूराल पर्वत में पाए गए। ये घटना बड़ी ही अजीब और बड़ी ही विषम परिस्थितियों में हुई थी। आज तक उन सभी 9 पर्वतारोहियों की मौत की असली वजह कोई नहीं जान सका है। इस बात को लेकर कई खोजें हुई और न जाने कितने दल वहाँ उनकी मौतों के रहस्य को तलाशने के लिए भेजे गए, पर किसी को भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। चलिए जानते हैं कि आखिर इस सब की शुरुआत किस तरह हुई। सन 1959 में सोवियत संघ के स्वेदरलॉस्क ओब्लास्ट में उत्तरी यूराल पर्वतों में स्कीइंग के लिए एक छोटे से ग्रुप का संगठन किया गया था। उन सभी कैंपर्स के तंबुओं में मिले सभी दस्तावेजों से पता चलता है कि उनके ग्रुप का नाम सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 21वीं संघ के साथ जुड़ा हुआ था। यूराल फेडरल यूनिवर्सिटी में 23 वर्षीय रेडियो इंजीनियरिंग के छात्र इगोर दायतलॉव ने जिम्मा उठाया 9 पर्वतारोहियों की एक टीम का गठन करने का। उनके गठित ग्रुप में अधिकतर उनके स्कूल के साथी थे, उनके कॉलेज के सभी साथी, जिनमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। उन सभी के साथ ग्रेड 2 के अनुभवी स्कीयर भी थे, जो उनकी देखभाल करने के लिए थे। उन्हें 300 किलोमीटर का रास्ता पार करना था। 8 जनवरी 1959 को 10 लोगों का समूह बनकर तैयार हो चुका था और उन सभी का पहला लक्ष्य था ऑटोटन तक पहुंचना, जो उस जगह से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। उस जगह से कुछ आगे जाते ही वो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी, जिसने उन सभी 9 हाइकरों की जान ले ली। उस जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में एक पहाड़ था जहां ये घटना हुई। इस अभियान के लिए कुल मिलाकर 11 लोग गए थे, पर उनमें से एक अपनी बीमारियों की वजह से रास्ते से ही वापस चला गया था। ग्रुप के उन सभी मेंबर्स के नाम थे इगोर एलेक्सियोविच दायतलॉव, यूरी निकोलायोविच डोरोशेंको, ल्यूडिमिला अलेक्जेंडर सार्गोविच, जॉर्जी, जिनेदा, रस्तम व्लादिरोविच शिमोन और यूरी योफिमोविच। ये समूह 25 जनवरी 1959 की तड़के सुबह के समय में ओब्लास्ट के केंद्र में बसे एक शहर इवेडल में ट्रेन से पहुंचे और इसके आगे का रास्ता उन्होंने एक ट्रक से पार किया और वो उस आखिरी आबाद बस्ती की तरफ गए, जिसके आगे से बीहड़ा इलाका शुरू होने वाला था। वहाँ रुककर उन्होंने खाने पीने का कुछ सामान जुटाया और कुछ खाना खाकर
अपने शरीर की एनर्जी बढ़ाई ताकि वो आगे आने के रास्ते की कठिनाइयों को पार कर सके। 28 जनवरी को उन्होंने गोरा ऑटोटेन की तरफ अपनी यात्रा जारी रखी और 29 जनवरी को उनमें से एक हाइकर यूरी यूडीन, जो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनमें से एक उनकी जन्मजात दिल की बीमारी शामिल थी, की वजह से वापस लौट गए और उनके बचे हुए बाकी साथी आगे बढ़ गए। और इसके बाद उनके कैंप के आसपास बिखरे हुए उनके सिर्फ सामान ही मिल सके। उनके कैंप साइट के आसपास बिखरे हुए उनकी डायरियों और उनके कैमरों ने उनकी घटना के दिन से एक दिन पहले की सारी यात्रा साफ दिखा दी थी। पर उस दिन क्या हुआ वो किसी को पता नहीं चला। आखिर उन 9 यात्रियों के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जान पाया। उनके साथ मिले कैमरे और डायरीज के हिसाब से 31 जनवरी को उन्होंने एक ऊंची जगह देख ली थी और उसके पास ही एक जंगली इलाके में रुककर कुछ खाने का सामान इकट्ठा किया और आगे की पैदल यात्रा जारी रखी। पर किसी वजह से शायद वो अपना रास्ता भटक गए और इस वजह से उन्हें जहाँ कैंप लगाना था उससे एक अलग ही जगह पर उन्होंने कैंप लगाया। शायद किसी बर्फीले तूफान या ऐसी ही किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उन्होंने अपनी दिशा भटक दी और वो पश्चिम की ओर होलत सखायल की शीर्ष चोटी की तरफ बढ़ने लगे। और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उस पहाड़ की ढलान पर ही अपना कैंप लगाने का फैसला किया। उन्हें ऐसा लगा कि वो यहाँ मौसम की मार से बच सकेंगे। और उसके बाद उन सभी के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। जब बचाव दल वहाँ पहुँचा तब उन्होंने वहाँ जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। उनका सारा सामान कैंप के आसपास बिखरा पड़ा था और सारे स्कीयर्स का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गए। बहुत खोज के बाद उन्हें पहले 5 शव मिले। उन शवों को देखकर किसी तरह का शक नहीं होता था कि उनके साथ कुछ अजीब हुआ हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए होंगे और उसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। पर जब बचे हुए 4 शव उन्हें मिले तो कहानी बिल्कुल बदल गई और हालात बिल्कुल अलग हो गए। उन 5 शवों में से भी एक व्यक्ति के सर पर हल्की चोट के निशान थे, पर उसे गंभीर नहीं माना गया और ये बात मान ली गई कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा थी और ठंड की वजह से उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। पर बचे हुए 4 शवों ने इस पूरी घटना की पूरी कहानी बिल्कुल बदल के रख दी। उन सभी की मौत बहुत ही अजीब हालात में हुई थी। उनमें से 2 के सर पे बहुत गहरे जख्म के निशान थे। उनके सिर की हड्डी टूटी हुई थी और उस वजह से उनकी मौत हो गई थी और बाकियों के छाती पर बहुत गहरे जख्म थे और बहुत ही भयंकर चोट के निशान थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बचे हुए 4 शवों की हालत बहुत ही अजीब थी। डुबनीना के चेहरे के कुछ हिस्से गायब थे, उनके सर की हड्डी का एक टुकड़ा और साथ ही साथ जीभ और आँखें, इन सभी का कुछ कुछ हिस्सा गायब था। और बाकी 2 शवों के साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ था। उनके भी आँखों की पुतलियाँ गायब थी और ज़बान भी गायब थी। ये बचे हुए 4 शव नदी के तल में मिले, जहाँ ठंडे तापमान की वजह से ये काफ़ी हद तक सुरक्षित बचे हुए थे। उन सभी के सीने और सर पर जिस तरह की गहरी चोटें थीं, उनके बारे में कहा गया कि इस तरह की भयानक चोटें किसी तरह के और झटके से नहीं लग सकती, ना ही किसी तरह की दुर्घटना से। ये चोटें ऐसी थी मानो किसी कार दुर्घटना में इंसान को चोट लगी हो। और ऐसा होना प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत ही मुश्किल लगता था। शुरुआत में अटकलें लगाई गई कि ये वहाँ रहने वाले चरवाहे और स्थानीय जनजातियों ने उन्हें उनकी ज़मीन पर अतिक्रमण करने के लिए मार दिया
और इसीलिए वहाँ रहने वाले हिरन पालने वाले उन चरवाहों से बातचीत की गई, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो अजीब कहा जा सके। उन सभी 9 हाइकर्स को देखकर ऐसा लगता था कि मानो अपने मरने से पहले वो किसी चीज़ से डर कर बहुत ही हड़बड़ी में अपने कैंप से बाहर भागे हों, क्योंकि उनके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के पैर में मोज़े थे और कुछ के पैर में मोज़े भी नहीं थे। किसी ने एक ही जूता पहना था और किसी ने वो भी नहीं, और कुछ का शरीर फटे हुए चिथड़ों से लिपटा हुआ था। उन सभी की कपड़ों की जांच करने पर पता चला कि उन सभी के कपड़ों पर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए गए। वो रेडियो एक्टिव पदार्थ आखिर वहाँ कैसे आए, इस बात का आज तक पता नहीं चला। साथ ही साथ जब उनके टेंट की जांच की गई तो पाया गया कि उनका टेंट अंदर से फटा हुआ है। उन सभी पर्वतारोहियों की मौत उनके आखिरी खाने से 6 से 8 घंटे बाद हो गई थी। कितनी ही जांच पड़तालें हुई वहाँ पर फिर भी उन 9 पर्वतारोहियों के अलावा उस पर्वत पर और किसी भी इंसान के होने के कोई भी संकेत या कोई भी निशान नहीं मिले। और यही सब बातें इस केस को इतना रहस्यमय बना देती हैं कि आखिर उन 9 पर्वतारोहियों की मौत का कारण क्या था और वो भला किस चीज़ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो सभी अपने कैंप से काफ़ी दूर मृत पाए गए। और साथ ही उनके कपड़े पर मिले विकिरण के कण बहुत ही अजीब कहानी बयान करते हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ पर भी कोई नया तथ्य सामने नहीं आया। वैज्ञानिकों के हिसाब से कहा गया कि इस तरह का भयानक चोट या इस तरह का भयानक हमला कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी घातक चोटें सिर्फ एक्सीडेंट या फिर इसी तरह के किसी भयानक दुर्घटना के कारण हो सकते हैं, और ऐसा हमला करना इंसानों की बस की बात नहीं है। और इस तरह से स्थानीय लोग बच गए। पर आखिर उन सब की मौत के कारण क्या था, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी के सजेशंस के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की वीडियो के सजेशंस के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सजेशंस पर आगे भी इसी तरह वीडियो बनाती रहूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।